देखिए, अब पुलिस एक्ट शुरू करना है। पैरा कल हम एक पैरा देखिए आपका लोग पूछ रहे थे, वो बता दिया जय भाई। आपका परिवीक्षा काल पूछ रहे थे लोग, एक क्वेश्चन थोड़ा फंसा था आपका। इसमें थोड़ा बहुत अंतर था परिवीक्षा काल में। एक सेकंड आपका, नहीं 459 से पैरा एक बार देख लीजिए। 459, एक बार पैरा नंबर निकालिए, 459 निकाल लीजिए। एक लोग भाई क्वेश्चन उठाए थे कि घुड़सवार पुलिस के उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत की प्रक्रिया। यानी कि अगर माउंटेड पुलिस थी और उसमें कोई व्यक्ति हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट किया जाता है, तो यहाँ उसका प्रोबेशन पीरियड या परिवीक्षा काल कितना होगा, ये एक लोग क्वेश्चन उठाए थे। तो ये जो आपका है, ये 459 में दिया गया है और इसमें आपका कह सकते हैं 3 साल किया गया है। यानी कि इसमें थोड़ा आपका अंतर आएगा। ये 3 वर्ष दिया गया है, लेकिन कब आपका, जब आपका घुड़सवार पुलिस का मामला, वैसे सामान्यतः 2 साल होता है। फिर अब आइए आपका एक्ट शुरू किया जाए। पैरा लगभग समाप्त हो गया था। अब एक्ट निकाल लीजिए आपका। पुलिस अधिनियम 1861। इसमें जो आपका शुरुआती दौर में क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को वहाँ से आपका शुरुआती दौर में एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। पहला, यह जो कानून है, यह केंद्रीय कानून है कि राज्य का कानून? तो यह केंद्रीय कानून है, यानी कि यह कानून संघ ने बनाया। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि जो पुलिस व्यवस्था है वह राज्य सूची में है और इस पर संघ कानून बना दिया है। तो आपका एक लाइन याद रखिए, भले यह केंद्र ने कानून बनाया हो, पूछा गया है, लेकिन आपका राज्यों को छूट दी गई है धारा 46 के तहत कि राज्य या तो इस कानून को लागू करें या लागू न करें, या संशोधन सहित लागू करें या संशोधन सहित रहित लागू करें। यानी कि इन्फोर्स करना बाध्यकारी राज्यों के लिए नहीं है। राज्य चाहें तो अपना अलग पुलिस अधिनियम बना सकते हैं, और उत्तराखंड राज्य ने आपका कई राज्य बना लिए हैं। बस ये है कि उत्तर प्रदेश वहीं अंग्रेजों के ज़माने के ही पुलिस एक्ट से गवर्न हो रहा है। उत्तराखंड ने अलग बना लिया, आपका तमाम राज्य अपना अलग बनाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी पुराना कानून ही चल रहा है। दूसरा पॉइंट आइए, आपका दूसरा पॉइंट जो पूछा जाता है, इसमें पुलिस अधिनियम में 1861 का अधिनियम संख्या कितना है? तो अधिनियम संख्या 5 है, ये याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका कि निर्माण की तिथि पूछी जाती है। तो आपका जिस तारीख को गवर्नर जनरल ने इस अधिनियम पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी, वहीं उस कानून के निर्माण की तिथि होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, वह डेट याद रखिएगा, 22 मार्च 1861। यानी कि 22 मार्च 1861 को यह कानून बनकर तैयार भी हो गया और केंद्र सरकार ने लागू भी कर दिया कि राज्य की इच्छा लागू करे न करे। तो अगर प्रवर्तन तिथि आए तब भी 22 मार्च 1861, अगर निर्माण की तिथि आए तब भी 22 मार्च 1861 बताना है। और एक क्वेश्चन और इस पर बनता है, वह क्वेश्चन जो बनता है सामान्य, कि किस गवर्नर जनरल ने आपका पुलिस अधिनियम 1861 पर अपनी अनुमति प्रदान की।
या उस समय कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा। आईपीसी पर भी किसने अनुमति प्रदान की थी, लॉर्ड कैनिंग, आपका 6 अक्टूबर 1860 को। और पुलिस एक्ट पर पूछ लिया जाए तो 22 मार्च 1861। ये लागू होने की भी तारीख है, निर्माण की भी तारीख है, अगर आ जाए तो याद रखिएगा भाई। ये क्वेश्चन आपका पुलिस अधिनियम में आपका कोई अध्याय नहीं है, पहला क्वेश्चन केवल सेक्शन है, तो टोटल सेक्शन पूछा जाता है तो 47 सेक्शन है, ये याद करके जाना है। कुछ धाराएं रिपील या निरसित की गई हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। तो जो अब देखिए मॉडल आपका जो बनता है कि पुलिस अधिनियम की कौन सी धाराएं निरसित हैं या कौन निरसित नहीं है, तो सतर्क रहना है। आपका 6 हो गई, 11, 38, 39, 40, 41, ये जो 6 धाराएं हैं ये क्या हैं, निरसित। यानी कि अब इन्हें समाप्त कर दिया। फिर मैं एक बार उदाहरण दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। सेक्शन 6 याद रखिएगा, 11 याद रखिएगा, 38 से लेकर 41 तक, यानी कि ये 6 धाराएं निरसित हैं। मॉडल 2 मॉडल यहाँ बनता है, ज़्यादा चांस रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा पुलिस अधिनियम की निरसित है। 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन में इन 6 धाराओं में से ही कोई धारा रहेगी, पहला ऑप्शन। दूसरा बनता है कि निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी पुलिस एक्ट की धारा निरसित नहीं है, तो 3 धाराएं निरसित वाली रहेगी और एक धारा ऐसी रहेगी जो निरसित न हो। तो फिर एक बार याद रखिएगा, 6 धाराएं रट्टा मार कर जाइए, कौन कौन है, 6, 11, 38, 39, 40, 41, 38, 39, 40, 41 रट्टा मार कर जाइए। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारे में पूछा जाता है कि आपका पुलिस महानिदेशक के पद का सृजन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के रूप में किस सन में किया गया, तो आपका जवाब रहेगा अब 1984 ईस्वी में, यानी कि आपका 1984, ये पूछा जा चुका है। फिर नागरिक उड्डयन कार्मिक पूछा जाता है, यानी कि जो एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात होता है उसको नागरिक उड्डयन कार्मिक कहते हैं। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, सतर्क रहना है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक कब जोड़ा गया, तो 2001 में प्रवर्तन तिथि पूछा गया है, तो 10 अगस्त, सही है ना, देखिए तो नोट्स में 10 अगस्त 2001, ये भी 2 बार रिपीट किया है। इसके बाद नया क्वेश्चन जो इस पर बन सकता है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक में कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं, तो 2 धाराएं जोड़ी गई हैं, एक 2A, एक 8A, यानी कि आपका भर्ती के मामले में धारा 2A जोड़ी गई है, कैपिटल ए, और आपका प्रमाण पत्र के बारे में 8A जोड़ी गई है। फिर हम बता रहे हैं, दोबारा गलत ना हो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक के बारे में कौन कौन सी धाराएं संबंधित हैं, तो 2 क दे देगा, 8 क दे देगा, इंग्लिश में 2A, 8A, दोनों इनमें से कोई नहीं, दोनों मारकर आइए। सन भी पूछा है, डेट भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2001। ये इसके बाद आपका देखा जाए है, हाँ, ये मिलना थोड़ा मुश्किल है, ये कहीं पूछा नहीं गया वैसे। देखिए आगे भाई आपका, अब पुलिस अधिनियम में अन्य जो बातें जाननी है, एक बार पूछा है कि निर्वचन खंड या परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो पुलिस अधिनियम की एक विशेषता और है
कि इसका नाम गांव पता नहीं दिया गया है, यानी कि इसका नाम क्या होगा, ये इसका प्रवर्तन तिथि कब होगी, विस्तार कब होगा, ये सब छोड़ दिया गया है और डायरेक्ट प्रियम्बल देकर और सेक्शन 1 से परिभाषाएं शुरू कर दी गई हैं। इसलिए लोग गच्चा खा जाते हैं, यानी कि धोखा खा जाते हैं। आशीष भाई की भाषा में क्या खा जाते हैं आशीष भाई? गच्चा। चलिए, हाँ, थोड़ा आपकी भाषा यूज किया जाए भाई, क्योंकि मिठाई देखकर जब इतना ताकत आ गई तो जब मिठाई खा लेंगे यानी कि तब कितनी ताकत आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी परीक्षा नजदीक है तो इतनी ताकत आ गई, तो परीक्षा भी में बैठेंगे तो भाई और मेहनत करिए, ताकि इस बार आप मैंने आपका रुके ना। सभी लोगों को कहा जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है दोनों टाइम खूब, यानी कि आपका मैं बता दूं, अपना काम छोड़कर इस समय पढ़ाया जा रहा है। सभी कामों पर ब्रेक लगा दी गई है, यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी दोनों टाइम क्लास चला। ये खासियत है यहाँ की भाई, कि आपातकाल में भले तबीयत खराब हो कम ही चले लेकिन बंद नहीं किया जाता। अब शांति काल जब आएगा तब 2-4 दिन बंद किया जाएगा और तब फिर आपका बैच चला जाएगा। तो भाई देखिए, शेड्यूल आपका बता दिया जाए। सुबह जो चलेगा सब्जेक्ट आपका 25 तारीख से, वह सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन और एसआरए लगेगा। एक आपका माइनर लोकल लगातार पहले पीरियड में चलाएंगे, ताकि पहले पीरियड में रहेगा तो 10-10 दिन में सब क्या होगा, समाप्त। और बड़े बड़े कानून धीरे धीरे चलेंगे। शाम को आपको जो लगेगा एविडेंस आईपीसी, और एक बिहार के लिए एससी एसटी एक्ट ही पहले लगाते हैं, माने एससी एसटी एक्ट बिहार के लिए। और आपका उसमें यूपी एपीओ मेंस और आपका बिहार एपीओ दोनों कवर होगा, क्योंकि यूपी में एविडेंस से 100 नंबर का अलग से पेपर है मेंस में, और 100 नंबर में आपका आईपीसी सीआरपीसी पुलिस एक्ट है। तो आपका बिहार भी हमें देखना है। और बिहार में चूंकि आईपीसी पढ़ाई नहीं जाती, तो तमाम फोन आ रहे हैं कि एक बार फिर आईपीसी आप अलग से पढ़ा दीजिएगा। सीआरपीसी तो हम लोग पढ़े ही रहते हैं, क्योंकि न तो एपीओ में था और न ही कभी जे में, पहली बार वहाँ आईपीसी आपका सिलेबस में रखी गई है। तो फिर एक बार देखिए आगे आपका देखा जाए। अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, ये सतर्क रहिएगा कि निर्वचन खंड की धारा में दिया गया है। लोग भ्रम में आ जाते हैं, दो नहीं मारना है, क्योंकि 2-2 3-3 रटे रहते हैं एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ की धारा में है 1 में। तो आइए अब प्रियम्बल से शुरू कर दिया जाए। आपका समय न गंवाते हुए प्रियम्बल से शुरू किया जाए। देखिए आपका, जहाँ तक पुलिस अधिनियम की प्रियम्बल की बात है, उद्देशिका की बात है, आपका कभी काल ये पूछ लिया जाता है कि पुलिस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य सबसे पहले बताया गया है, चूंकि पुलिस को पुनर्गठित करना, यानी कि पहला उद्देश्य हो गया। अब उद्देश्य कौन है कौन नहीं है ये मॉडल बनता है। तो कौन कौन उद्देश्य हैं, तो पहला पुलिस माने पुलिस को पुनर्गठित करना, अपराधों का निवारण करना, अपराधों का पता लगाना, और पुलिस को अधिक दक्ष उपकरण बनाना। ये 4 एम इस कानून के हैं। तो कौन कौन है? पुलिस को पुनर्गठित किया जाए, यानी कि संगठित किया जाए, एक निकाय के रूप में रखा जाए। दूसरा, अपराधों को निवारित किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए। तो अपराधों को रोकने के लिए तुरंत सीआरपीसी में भी जाना है। और सीआरपीसी का जो अध्याय आपका 11 है, पुलिस का निवारक कार्य, 149 से लेकर 153 तक गौर करना है। और उसमें जो महत्वपूर्ण धारा है वह 151, कि अगर पुलिस देखती है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर सकता है, उतावला है आपका, और
उतावला है और बिना गिरफ्तार किए हुए इसे रोका नहीं जा सकता, तो पुलिस अपराध करने के पहले ही संज्ञेय अपराध को निवारित करने के लिए, रोकने के लिए उसे क्या कर सकती है? वारंट के बिना गिरफ्तार। इसी को प्रिवेंटिव अरेस्ट कहते हैं, निवारक गिरफ्तारी। आपका अपराध करने के पूर्व गिरफ्तारी, अग्रिम गिरफ्तारी। खूब ये मेंस में भी आजकल पूछा जा रहा है, लिखना है 10-15 लाइन, लेकिन मेंस में भी आजकल ये सेक्शन आपका पूछा जा रहा है। प्री में तो पूछा ही जाता है। अगला देखिए, अपराधों का पता लगाना, यानी कि पुलिस, इसलिए इस कानून का गठन किया गया कि पुलिस अपराधों का क्या लगाए? पता लगाए। कौन सा अपराध किसने किया है? तो अपराधों का पता लगाने में आपका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है। तो फिर सीआरपीसी एक बार रिवीजन करते रहिए। आपका पुलिस एक्ट से तमाम सीआरपीसी आईपीसी के सेक्शन कवर भी होंगे। अन्वेषण की परिभाषा 2H में दी गई है। अन्वेषण कौन करता है? या तो पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट करता है कि नहीं? न्यायालय नहीं करता, लेकिन पुलिस को या किसी अन्य को आदेशित कर सकता है। मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है एविडेंस को क्या करना? कलेक्ट करना। तो ये भी पूछा है अन्वेषण। हाँ, संज्ञेय मामलों में पुलिस स्वतः भी अन्वेषण कर सकती हैं, मजिस्ट्रेट के आदेश से भी कर सकती हैं। आपका ये भी पूछा गया है। और असंज्ञेय में केवल और केवल किसके आदेश से? मजिस्ट्रेट के। ये भी आ चुका है क्वेश्चन जे में, एपीओ में भी आ सकता है। तत्पश्चात आपका अन्वेषण में होता क्या है? तो संदिग्ध अपराधियों की खोज करना, अपराधी अभियुक्तों को गिरफ्तार करना, आपका साक्षियों का बयान लेना, नक्शा नज़ीर घटना स्थल का बनाना, तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों का बयान लेना, हथियार इत्यादि को बरामद करना, तमाम बातें की जाती हैं। तो अपराधों का पता लगाने का इस कानून का उद्देश्य है कि अपराधों का क्या किया जाए? पता लगाया जाए। अंतिम है कि पुलिस को दक्ष उपकरण बनाया जाए। दक्ष माने सक्षम। सक्षम का मतलब कि तेजी से पुलिस कार्य करे और आधुनिक तरीके से कार्य करे, इसके लिए भी ये कानून बनाया गया। तो आपका ये 4 उद्देश्य हैं, पूछ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद धारा 1 आ जाइए। धारा 1 से क्वेश्चन बना है। एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। देखिए क्या क्या बनता है क्वेश्चन। पहले मॉडल देख लिया जाए। सेक्शन 1 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है या निर्वचन खंड है। जो अब तक के इतिहास में क्वेश्चन बना है वह आपका ढोर या मवेशी या एनिमल पर बना है कि ढोर में कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन जो बना है कि सबऑर्डिनेट पंक्ति का पुलिस अधिकारी कौन होगा? तो कल भी बताया गया, जो डीवाईएसपी के क्या हो? नीचे। ये छोटे वाले हैं कि बड़े वाले? छोटे वाले और बड़े वाले डीवाईएसपी और डीजीपी तक। ये 5 बड़े वाले थे, याद रखे रहिए, और 4 क्या थे? छोटे वाले। ऐसे भी तो ये बड़े वाले अपर और सबऑर्डिनेट कौन होंगे? जो डीवाईएसपी के नीचे। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। इसके बाद आपका व्यक्ति में क्या क्या शामिल है पूछा जाता है प्रॉपर्टी में। इसके बाद व्यक्ति में पूछा जाता है। फिर मजिस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? फिर पुलिस का मतलब क्या हुआ? ये पूछा जाता है। और इसके माने ये सब जो क्वेश्चन हमने बताया, यहीं से माने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं। और डीएम पर भी याद रखिएगा, जिले का माने जो जिले में प्रशासन का प्रधान कौन होता है? डीएम। यानी कि पुलिस प्रशासन का पर सामान्य नियंत्रण डीएम रखता है।
और स्पेशल कौन रखता है? एसपी। ये भी पूछा जाता है। तो एक एक करके शुरू किया जाए और सीआरपीसी से जहाँ जहाँ आईपीसी से कोरिलेट हो एक एक करके आप पढ़ते भी रहेंगे। देखिए आपका निर्वचन खंड में बैरक देखिए, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ से ऐसे अर्थान्वयन के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इस कानून में किसी शब्द का भिन्न अर्थ अलग धारा में न दिया गया हो, तब तक अगर वह शब्द बेयर एक्ट में कहीं आ जाए तो उसका मतलब वही होगा जो धारा 1 में उसका मतलब बताया गया है। अगर अलग से परिभाषा देना हो शब्द की तो उस धारा में स्पष्ट अलग से क्या किया रहता है? लिखा रहता है। नहीं लिखा रहेगा, शब्द आ गया तो उस शब्द का अर्थ वही होगा जो किस सेक्शन में दिया गया है? 1 में। अब देखिए एक पहले जिले का मजिस्ट्रेट। तो जिले का मजिस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, डीएम कहते हैं। जब भी इसको पढ़िए तो कुछ आपका सीआरपीसी की धाराएं, कुछ आपका पुलिस एक्ट में कुछ आप देख लेंगे। तो पहले जिला मजिस्ट्रेट के बारे में फिर एक बार डिटेल में देखिए, तब बैरक शुरू किया जाए। सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट को देखिएगा आपका सेक्शन 20 सीआरपीसी, धारा 20 सीआरपीसी बताती है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है और उन्हीं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से एक को जिला मजिस्ट्रेट बनाती है। तो जिला मजिस्ट्रेट किस मजिस्ट्रेट में से बनेंगे? कार्यपालक। ये कौन सी धारा आपका सीआरपीसी की है? तो धारा आपका 20 याद रखना है। दूसरा जो सेक्शन पढ़ना है 58 पढ़ना है। दूसरा सेक्शन आपका सीआरपीसी की धारा 58 पढ़नी है कि वारंट के बिना जितनी भी गिरफ्तारियां जिले में होंगी, पुलिस उन व्यक्तियों की सूचना लिस्ट डीएम या डीएम के निर्देश पर एसडीएम को भेजेगी। जब तक निर्देश शब्द न लिखा हो तब तक उपखंड मजिस्ट्रेट को न भेजवा दीजिएगा, केवल किसको भेजवाइए? डीएम। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सुबह बताया गया सीआरपीसी की धारा 365 बताई गई कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय आपराधिक मामलों में निर्णय देते हैं तो उसकी एक प्रति किसको भेजेंगे? डीएम को। भाई कौन सी धारा सुबह बताया गया? 365 365। ग्राम चौकीदारों के बारे में भी एक क्वेश्चन आता है। तो ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति डीएम करता है, उनको दंड देता है, स्थानांतरित करता है, उन पर कंट्रोल करता है। और ग्राम चौकीदार किसके नियंत्रण में होते हैं? डीएम के। ये भी याद रखना है। आपराधिक प्रशासन का प्रधान जिले में कौन होता है? डीएम होते हैं। डीएम पुलिस पर कैसा कंट्रोल रखता है? साधारण। विशेष कंट्रोल कौन रखेंगे? एसपी, पुलिस अधीक्षक। यहाँ से क्वेश्चन एक बनने का चांस रहता है। अब डीएम और कलेक्टर में अंतर पूछा गया था। तो जिला मजिस्ट्रेट प्रशासनिक मामले में हेड होता है और कलेक्टर उसी व्यक्ति को कहते हैं जब वह रेवेन्यू को देखता है, यानी कि रेवेन्यू के मामले में कलेक्टर और प्रशासनिक मामले में जिला मजिस्ट्रेट या डीएम। अब आइए सही रहेगा बैरक की भाषा भाई देखा जाए, आपका एक एक आपका देखा जाए। जिले का मजिस्ट्रेट से वह मुख्य अधिकारी अभिप्रेत हैं जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार है, यानी कि जो जिले का मुखिया हो प्रशासनिक मामलों में, यानी कि कार्यपालिका प्रशासन का भार यानी कि हेड हो, उसी को डीएम कहेंगे। और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे ऐसे
ऐसे कार्यपालक प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी अभिधान से ज्ञात हो, यानी कि नाम से मतलब नहीं है। अगर नाम भिन्न भी है और वह जिले के प्रशासन को संभालता है तो वह जिला का मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। तो कई जगह जिला मजिस्ट्रेट न होकर कमिश्नर नियुक्त कर दिए जाते हैं और कमिश्नर ही या उप कमिश्नर जिले के प्रशासन को संभालते हैं, तो वह भी जिला के मजिस्ट्रेट माने जाएंगे, नाम से मतलब नहीं है। इसके बाद आ जाइए मजिस्ट्रेट शब्द। मजिस्ट्रेट जब पढ़िएगा तो सीआरपीसी की फिर धारा 20 पढ़ना है। ये मजिस्ट्रेट का मतलब यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं। कौन सा मजिस्ट्रेट? कार्यपालक। सीआरपीसी में अलग चलेगा। सीआरपीसी की धारा 3 ये बताती है कि जहाँ जहाँ सीआरपीसी में केवल मजिस्ट्रेट शब्द आएगा वहाँ कार्यपालक नहीं, वह क्या माना जाएगा? न्यायिक। और यहाँ जो मजिस्ट्रेट शब्द पुलिस एक्ट में आया है ये न्यायिक नहीं बल्कि कौन सा मजिस्ट्रेट? कार्यपालक। तो मजिस्ट्रेट जो शब्द हैं आपका, मजिस्ट्रेट की सब शक्तियों या किन्हीं शक्तियों का जो प्रयोग साधारण पुलिस जिले में करता है उसी को मजिस्ट्रेट कहते हैं। अब मजिस्ट्रेट के लिए आपका फिर सेक्शन सीआरपीसी का 20 देखना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। फिर सीआरपीसी की धारा 133, 144, 2 धाराएं कम से कम, और 145 से 148। 144 ए हम नहीं बताए क्योंकि वहाँ मजिस्ट्रेट नहीं, केवल कौन है? डीएम। यानी कि आपका 144 ए सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट नहीं है, केवल डीएम है। तो मजिस्ट्रेट करते क्या हैं? ये प्रशासनिक कार्य करेंगे कि न्यायिक कार्य? प्रशासनिक कार्य करेंगे। ये न्यायिक कार्य तो न्यायिक मजिस्ट्रेट करते हैं, ये प्रशासनिक कार्य करेंगे। इन पर नियंत्रण राज्य सरकार करेगी, इनकी नियुक्ति भी करेगी, बर्खास्तगी भी, ट्रांसफर भी। इस पर कंट्रोल कौन करती है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों पर? स्टेट गवर्नमेंट। अब अगला ये आपका पुलिस। पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के तहत भर्ती किए गए हैं। तो एक लाइन बस क्वेश्चन बनता है कि पुलिस के अंतर्गत कौन आएंगे, तो इधर उधर न जाइएगा, बेयर एक्ट की भाषा। जो व्यक्ति इस अधिनियम के तहत पुलिस बल में भर्ती किए गए हैं वही व्यक्ति पुलिस कहलाएंगे, चाहे वर्दी पहनते हो या न पहनते हो, उससे मतलब नहीं है। अब तुरंत आपका दिमाग काम करना चाहिए कि पुलिस बल में जो भर्ती होती है वह किस सेक्शन के तहत होती है? 2 के तहत। आ चुका है भाई। और नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस में भर्ती पूछ ले तो हल्का सा आगे बढ़ जाइएगा, 3 नहीं 2A। फिर एक बार समझिए, इसको क्वेश्चन आ चुका है। पुलिस किसे कहा जाएगा? तो जो इस अधिनियम के तहत क्या किए गए हैं? भर्ती। तो इस अधिनियम के तहत पुलिस बल में भर्ती का प्रावधान किस सेक्शन में है? 2 में। और कौन भर्ती करती है? राज्य सरकार। फिर आपका नागरिक उड्डयन कार्मिक की भर्ती किस में? 2A में। तो ये जो धारा 2 के तहत भर्ती या 2A के तहत भर्ती किए गए हैं इन्हीं को पुलिस कहा जाएगा। अब ग्राम चौकीदार आ जाइए। क्या ग्राम चौकीदार आपका पुलिस अधिनियम के तहत भर्ती होता है कि नहीं? नहीं। भले पुलिस बल का निकाय हो लेकिन यह पुलिस एक्ट के तहत भर्ती नहीं। इसीलिए इन पर कंट्रोल डीएम इत्यादि करते हैं, एसपी महोदय को ज़्यादा पावर नहीं है। अगला देखिए आपका, इसके बाद आता है साधारण पुलिस जिला। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि साधारण पुलिस जिला का मतलब क्या हुआ? तो कोई प्रेसिडेंसी या स्थान
या किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान का कोई भाग। तो बस एक लाइन याद रखिएगा। आपका जो पूछा जाता है साधारण पुलिस जिला का मतलब क्या हुआ, तो जिसमें कोई प्रेसिडेंसी भी आ सकती है, पूरा राज्य भी, या स्थान, या राज्य स्थान या प्रेसिडेंसी का कोई भाग जिस पर कि इस अधिनियम को क्या किया गया है, लागू प्रभावी बनाया गया, मतलब क्या किया गया है। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए कि साधारण पुलिस जिला का मतलब क्या होता है, तो कोई प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी का कोई भाग, कोई स्थान और उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी मारना है। फिर जो सतर्क रहना है, प्रेसिडेंसी, राज्य या कोई स्थान या इन तीनों का कोई पार्ट जहाँ की यह अधिनियम क्या किया गया है, लागू। भाग वाले पर ही लोग गलत करके आते हैं। आपका सतर्क रहिएगा, चाहे पूरी प्रेसिडेंसी या उसका कुछ भाग, चाहे पूरा राज्य या उसका कुछ भाग, या पूरा प्लेस या इसका कुछ भाग। कुछ भाग वाले पर गलत होता है क्वेश्चन, सतर्क रहना है। इसके बाद आइए, जिला अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक परिभाषित है। तो जिला अधीक्षक का मतलब कि जिले का भार हो, पुलिस प्रशासन का हेड होता है। इसके बाद संपत्ति शब्द आता है। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉपर्टी शब्द के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो जो मॉडल देता है, कोई चल संपत्ति, धन, मूल्यवान प्रतिभूति और उपर्युक्त सभी। फिर एक बार देखिए, जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, संपत्ति की बात है, संपत्ति में कोई चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, कोई मनी या धन भी है, और कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या मूल्यवान प्रतिभूति भी है। इन शामिल मैंने ये तीनों माना जाएगा। अब मॉडल जो बनता है तीनों देगा, उपर्युक्त सभी देगा, तो उपर्युक्त सभी मारकर आइएगा। तीनों शब्दों की जहाँ जहाँ परिभाषा है वह भी कवर करना है। चल संपत्ति की परिभाषा आईपीसी की धारा 22 में दी गई है। धन की परिभाषा दी गई नहीं है, दी ही नहीं गई है, लेकिन सिक्का परिभाषित है। सुबह ही बताया गया किस में, 230 सिक्का बताया गया था सुबह की धारा में। तो बताइए कौन सिक्का है, भारतीय सिक्का। तो फर्रुखाबादी रुपया, और जिसका नाम क्या हो, कंपनी रुपया। फर्रुखाबादी और दूसरा हम क्या बताए थे, कंपनी रुपया। जो ये पदक हैं, कौड़ी हैं और बिना स्टाम्प लगे हुए धातु हैं, क्या ये सिक्का माने जाएंगे कि नहीं, इन्हें सिक्का नहीं माना जाए। और मूल्यवान प्रतिभूति आईपीसी की धारा 30 में है, याद रखिए किस में है, 30 में। तो सतर्क रहना भाई, मूल्यवान प्रतिभूति। इसके बाद पद, नागरिक उड्डयन कार्मिक। तो नागरिक उड्डयन कार्मिक की परिभाषा दी गई है। आपका संपत्ति के बाद यह कब जोड़ा गया पूछा जाता है, तो आपका 2001 में कब से लागू हुआ, ये डेट याद रखिएगा, पूछा गया है 2000, आपका 10 अगस्त 2001 भाई याद रखिएगा 10 अगस्त 2001। आगे देखिए, व्यक्ति, व्यक्ति भी पूछा जा सकता है। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कौन आता है, तो दे देगा कंपनी, निगम, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों मार कर आइए। इसके बाद आईपीसी से जोड़ लीजिएगा, व्यक्ति को जोड़ते रहे बेरेक्ट पर या कहीं भी। अब भाई आईपीसी की भी कुछ धाराएं चलती रहे। आईपीसी की धारा में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है 11, यानी कि 11। इसके बाद मास, मास मतलब कैलेंडर मास। तो मास की गणना किस हिसाब से की जाएगी, अंग्रेजों के कैलेंडर। तो कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसके बाद ढोर आ गया। ढोर का मतलब एनिमल, एनिमल का मतलब मवेशी। तो ढोर आपका आ गया। तो ढोर में आपका कुछ जानवरों का नाम है।
इस वहीं पूछा जाता है कि कुत्ता ढोर में शामिल है कि नहीं। तो देखिए ढोर शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोरों यानी कि एनिमल या मवेशी के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, गधे, खच्चर, भेड़, बकरियां और सुअर, एक और है ना कितना, घोड़ा। देखिए हाथी, ऊंट, गधे, खच्चर, भेड़, घोड़े, बकरियां और सुअर आते हैं, ये ढोर में है। तो वहीं पूछा गया था एक बार निम्नलिखित में से कौन ढोर में या मवेशी में शामिल पुलिस एक्ट के तहत नहीं है। एक बार ही क्वेश्चन आया है कुत्ते का, तो कुत्ता शामिल नहीं है। बेचारा कुत्ता 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 इतना प्यारा होते हुए भी मवेशी से पुलिस एक्ट से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो बताइए कुत्ता खतरनाक पशु माना जाता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि एक बार काट ले तो क्षम्य है और बार बार काटे तब अक्षम्य है। तो अब एक व्यक्ति है, उसके पास 50 कुत्ते हैं, 50 कुत्ते लोगों को काटते रहते हैं। क्या ये साक्ष्य में सुसंगत होगा कि विसंगत? हाँ विसंगत। कौन सी एविडेंस की धारा? 14, क्योंकि ये मन की कैसी दशा है? सामान्य। अब कुत्ता नंबर 1 ए को काटा, फिर ए ने शिकायत किया, बी को काटा वही कुत्ता, फिर सी को काटा, तो ये मन की विशिष्ट दशा है और वही कुत्ता आपका क्या होगा? सुसंगत होगा। तो क्या हुआ आशीष भाई? मन की दशा देखिए, सही रखिए भाई। हाँ सामान्य दशा न रखिए, अब विशिष्ट रखिए, एग्जाम का समय है। तो कुत्ता काटते रहते हैं ये विसंगत, और वही कुत्ता काटा, ये क्या हुआ? हाँ 50 गाड़ी है, 50 गाड़ी के बारे में उपेक्षावान है, विसंगत। एक गाड़ी के बारे में उपेक्षावान था, ये सुसंगत। आगे देखिए, इसके बाद जो लास्ट आपका परिभाषा है वह पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के प्रतिनिर्देश का अर्थ, यानी कि ये भी कई बार पूछा है, मैं बता ही दिया हूँ कि पुलिस बल के सबॉर्डिनेट पंक्ति का मतलब क्या हुआ। तो जो डीवाईएसपी या पुलिस उपाधीक्षक के क्या हो, नीचे के पुलिस अधिकारियों को सबॉर्डिनेट रैंक का पुलिस अधिकारी कहा जाएगा। इस प्रकार सेक्शन 1 समाप्त हो गई। सेक्शन 2 देखिए, बल का गठन। यहाँ भी आपका पूछा जाता है 3-4 क्वेश्चन, तो पहले सामान्य याद रखिए। पुलिस बल के गठन का प्रावधान किस धारा में? 2 में। पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस वालों का भर्ती और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करती है? राज्य सरकार। पुलिस बल में भर्ती किस धारा के तहत? 2 के तहत। किसे पुलिस कहा जाएगा? जो धारा 2 के तहत पुलिस बल में क्या किए गए हैं? भर्ती, ये धारा 1 में परिभाषा बताती है। और नागरिक उड्डयन कार्मिक भी आ गया है। तो धारा 2 देखिए, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य, धारा 2 से भी क्वेश्चन बनता है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतितः भर्ती किया जाएगा, और वह अधिकारियों और पुलिस जन की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा और ऐसी रीत से गठित होगा जैसा राज्य सरकार समय समय पर आदेश करे। इसके बाद आपका, और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन, सेवा की अन्य सब शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार अवधारित करे। तो राष्ट्र में परिभाषा पढ़े थे, अब वही परिभाषा काम करेगी कि सबॉर्डिनेट क्लास का पुलिस अधिकारी कौन होगा? जो डीवाईएसपी के नीचे होगा। इनकी सेवा शर्तें और इत्यादि के बारे में नियम कौन बना सकती है? राज्य सरकार। आपका धारा 2 के किस पैराग्राफ में? सेकंड। यहाँ क्वेश्चन बना, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सबॉर्डिनेट पंक्ति के। अब इसमें जो नियम बनाया जाता है, जैसे कि आपका कंपल्सरी रिटायरमेंट,
अनिवार्य सेवानिवृत्त का ये नियम सही माना जाएगा कि गलत? सही। तो केस देख लीजिएगा। अगला ये धारा 2 है, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल। आपका ये देख लीजिएगा, अंदर से तो कम पूछा गया है। इसके बाद धारा 3 पूछा गया है, राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना। तो आपका साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण किसमें निहित होता है? राज्य सरकार में। और इसका प्रयोग आपका राज्य सरकार करती है और जैसा कि इस अधिनियम में उपबंधित है, उसके सिवाय कोई न्यायालय या इत्यादि अधिकारी पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो पूछा ये जाता है कि जो सुपरविजन पुलिस पर होता है, अधीक्षण करने की शक्ति वो किसमें वेस्टेड होती है? राज्य सरकार। धारा याद करके जाइएगा कि धारा में 3 में एक लाइन का क्वेश्चन बनता है। धारा 4 आ जाइए, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक और ऐसे महानिरीक्षक, यानी कि अब आपका पुलिस महानिदेशक। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन बना कि आपका जो पुलिस महानिदेशक है ये वर्तमान में पुलिस बल का सबसे बड़ा अधिकारी है। फिर क्वेश्चन बना कि इस पद का सृजन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? पहले महानिरीक्षक था, अब डीजीपी हो गया। तो कब किया गया इसका सृजन? आपका 1984। भाई याद रखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम 1984 का अधिनियम संख्या 10। कभी कलेक्ट नंबर भी पूछा जा रहा है। अधिनियम संख्या तक याद रखना है, कितना है? 10। इसके बाद देखिए आपका देखिए बैरक की भाषा। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में होगा, जो पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिदेशक, उप पुलिस महानिरीक्षक और सहायक पुलिस महानिदेशक एवं सहायक महानिरीक्षक इत्यादि में, जिसे राज्य सरकार ठीक समझे, निहित होगा। जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन एक एसपी और अपर एसपी इत्यादि में होगा, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे। यानी कि यहाँ का क्वेश्चन बनता है धारा 4 के सेकेंड पैराग्राफ से। यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनता है कि पुलिस किसी जिले में पुलिस बल पर सामान्य नियंत्रण और निर्देशन कौन रखता है? तो आपका जिला मजिस्ट्रेट। और विशेष नियंत्रण और निर्देशन कौन रखता है? एसपी, पुलिस अधीक्षक। ये बात कहाँ लिखी गई है? तो धारा 4 के सेकेंड पैराग्राफ में। अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, गलत न हो। आपका सामान्य नियंत्रण निर्देशन डीएम का जिले में पुलिस पर, और विशेष नियंत्रण निर्देशन आपका किसका? एसपी महोदय का। अगला ये आपका 4 के बाद धारा 5, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की शक्तियाँ। तो पुलिस महानिरीक्षक एवं महानिदेशक की किसी जिले में क्या शक्तियाँ होंगी और क्या मर्यादाएं होंगी? तो ऐसी शक्ति का प्रयोग करेंगे उन मर्यादाओं के अधीन जो राज्य सरकार अधिरोपित करे। अब आपका जो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है टेक्निकल, कि जो ये पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक हैं, किसी जिले में इनकी शक्ति किसके समान होगी? तो आपका एसपी नहीं, देखिए आपका बेहर एक्ट की भाषा, जो मजिस्ट्रेट जिले में जितना शक्ति रखता है उसके सम विस्तीर्ण उसके बराबर शक्ति कौन रखेगा? आपका डीजीपी और आईजी, यानी कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। फिर एक बार देखिए,
यानी कि मजिस्ट्रेट जितनी शक्ति किसी जिले में रखता है, तो तुरंत बताइए जिले में वह पुलिस प्रशासन पर कैसी शक्ति रखता है? साधारण। तो पुलिस महानिरीक्षक की भी शक्ति कैसी होगी? साधारण। लेकिन स्पेशल शक्ति किसकी होगी? एसपी। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन आ चुका है थोड़ा सेक्शन 5 में। जो मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां प्राप्त हैं वह शक्ति ये लोग रखेंगे, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिखा गया है, अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं। आइए, धारा 6 निश्चित है, तो फिर एक बार कौन कौन सी धाराएं निश्चित है? 6, 11, 38, 39, 40, 41। अब ये तो रट्टा होना चाहिए, फिर अभी 2-4 बार बताया जाएगा। धारा 7 आ जाइए, सेक्शन 7 से एक क्वेश्चन आपका निश्चित ही बनता है। यानी कि अब तक का इतिहास रहा है कि धारा 7 से एक क्वेश्चन आपका बना है। पहला क्वेश्चन सेक्शन 7 के तहत आपका आंतरिक या विभागीय जांच है कि न्यायिक जांच की जाती है? विभागीय। न्यायिक जांच पूछ ले तो धारा 35 पहला याद। धारा 7 के तहत आपका जो सबॉर्डिनेट क्लास के पुलिस अधिकारी हैं, तो सबॉर्डिनेट क्लास के फिर वहीं आ गया पुलिस अधिकारी, कौन सा रैंक से नीचे? डीवाईएसपी। 4 होते हैं भाई आपका इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ये नीचे वाले हैं। तो इनको अगर ये बदमाशी करते हैं, दुराचरण करते हैं या उपेक्षा बरतते हैं कर्तव्य में, तो इन्हें एसपी या उसके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी विभागीय दंड दे सकते हैं। तो सेक्शन 7 में विभागीय जांच है कि न्यायिक जांच है पूछा जाता है? विभागीय। ये पिछली बार आया, इसके पहले आया। धारा से सेक्शन 7 में संशोधन भी हुआ है, पिछली बार पूछा था। वहीं आपका मैंने पिछली बार नोट्स में नहीं लिखवाया गया था, ये जो संशोधन हुआ था आपका अंतिम दंड में हुआ था, अवरोध पर रोक को शास्ति करके वार्षिक वेतन वृद्धि या प्रमोशन रोकना। और ये संशोधन पूछा गया था उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1944 में ये जोड़ा गया। तो क्वेश्चन ये आया था कि पुलिस एक्ट की धारा आपका 7 में कब संशोधन किया गया है? तो 1944 में। देखिए नोट्स में है ना, एक बार ना हो तो लिखिए भाई, लास्ट वाला देखिए, लास्ट में एकदम हो सकता हो, सेक्शन 7 पढ़ाते समय लास्ट में हो सकता है, ना हो तो लिखिए। आपका 1944 में एमेंड किया गया, संशोधन किया गया और लास्ट दंड जोड़ा गया, प्रमोशन रोका जा सकता है। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है वह ये क्वेश्चन बनता है आपका मुख्य रूप से कि सेक्शन 7 के तहत जो भी विभागीय दंड दिया जाएगा तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाएगा, किस अनुच्छेद का उल्लंघन न हो, किस अनुच्छेद के अधीन रहते हुए? 311। 311 में आपका दो संरक्षण प्राप्त हैं लोक सेवकों को। पहला आपका है कि आरडी अल्ट्रम पर्टम दूसरे पक्षकार को सुना जाए, और फिर आपका है कि जो प्राधिकारी नियुक्त किया है उससे नीचे का प्राधिकारी उस व्यक्ति को टर्मिनेट या बर्खास्त कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। 300। अब देखिए मॉडल कैसे बनता है। धारा 7 के तहत विभागीय कार्यवाही हो सकती है, विभागीय दंड दिया जा सकता है, दे देगा संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों मारिएगा, ये भी मॉडल आ सकता है। तो अनुच्छेद 7 का प्रयोग किया जाएगा, तो अनुच्छेद 7 में कौन नहीं, धारा 7 में संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाहित है? 311।
लोक सेवकों को संरक्षण किस अनुच्छेद में? 311। कितना संरक्षण दिया गया है? 2। पहला सुना जाएगा और दूसरा जो अधिकारी नियुक्त किया है उसके नीचे का अधिकारी पदच्युत या टर्मिनेट या बर्खास्त नहीं कर सकता। निलंबन में नहीं लागू होगा, सतर्क रहे, निलंबन में नहीं, बर्खास्तगी में। आपका ये नहीं कि अब जो सेक्शन आपका 7 पूछा जाता है, अब एक तो कौन अधिकारी दंड देने में सक्षम है, तो आपका जो अधिकारी आप बताएंगे तो एसपी और उसके ऊपर के जितने अधिकारी, यानी कि डीवाईएसपी इस धारा के तहत अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारियों को विभागीय दंड देने में सक्षम नहीं है। ये भी पूछ सकता है कौन दे सकता है, तो पुलिस अधीक्षक और उसके ऊपर। किसको दंड दे सकते हैं, तो सबऑर्डिनेट क्लास के कि अपर क्लास के कि दोनों के? केवल सबऑर्डिनेट। अब क्या क्या दंड दे सकते हैं वो भाई घर पर देख लीजिएगा, आपका क्या क्या दंड देंगे, आपका क्यों देंगे ये घर पर एक बार देखिएगा। अगली धारा देखिए, पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र, तो पुलिस अधिकारियों को सर्टिफिकेट दिया जाता है सेक्शन 8 के तहत। तो आपका धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर महानिदेशक एवं महानिरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी की जिसे महानिदेशक एवं महानिरीक्षक नियुक्त करे मुद्रांकित इस आपका अधिनियम से उपाबद्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके फलस्वरूप ऐसे प्रमाण पत्र धारक को धारण करने वाले व्यक्ति में पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार क्या होंगे? वेस्टेड। और अगर आप पुलिस बल के सदस्य नहीं रहे तो आप प्रमाण पत्र वापस कर दीजिए। वापस नहीं करते तो न्यायालय में मुकदमा चल सकता है। और धारा 8 की पूरक धारा कौन सी है? 28 है कि 29? 28। और दंड याद रखिएगा, 200 रुपया जुर्माना, 200 रुपया जुर्माना या 3 मास तक का कारावास। 6 माह देखे थे एक बार, देख लेते हैं भाई। ट्वेंटी 200 रुपये तक का जुर्माना या 6 माह किसी भी भांत का 6 माह तक का कारावास या दोनों पूछा जाता है। ये भी याद रखिए, यानी कि आपका प्रमाण पत्र नियुक्ति पत्र नहीं होता ना। आपका नानक चंद का केस है, तमाम केस भी देखते रहिएगा एक दो, और लेकिन नियुक्ति का आधार जरूर होता है। और अब जो पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ कि किसको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती, तो जो अधिकारी कहाँ दिए गए हैं 4 में, तो जो डीजीपी, आईजी इत्यादि हैं इनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। दूसरा प्रमाण पत्र कौन देता है? पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों मारिएगा। और या ये दे दे कि पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, इन दोनों द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी मारिए। प्रमाण पत्र धारक अगर जिस व्यक्ति को प्रमाण पत्र दे दिया गया तो उसका प्रभाव क्या होगा? तो अब वह पुलिस की सब शक्तियां रखेगा, विशेषाधिकार रखेगा और पुलिस के सब कार्य करेगा। यानी कि उसमें 3 बातें निहित हो जाएंगी। प्रमाण पत्र जिसको मिल गया, कौन कौन बातें? पुलिस के विशेषाधिकार, पुलिस की शक्तियां और पुलिस के कार्य। और अगर जब पुलिस बल का सदस्य न रहे, चाहे बर्खास्त हो जाए, रिटायर हो जाए, तो वह प्रमाण पत्र को उचित अधिकारियों को क्या करे? वापस नहीं करता है।
तो धारा 28 के तहत दंड का भागी होगा। अगर आपका ये 8A नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र, तो जो नागरिक की भर्ती आप हेलो, देखिए नागरिक कार्मिक की जो भर्ती हुई आपका 2A में हुई है और इसको प्रमाण पत्र दिया जाता है 8A में। और प्रमाण पत्र कौन देगा, तो वो भी याद रखना है, आपका महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश या ऐसा अन्य अधिकारी जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त क्या करे, नियुक्त करे। और अगर ये पुलिस बल का सदस्य जो नागरिक उड्डयन कार्मिक है, अगर पुलिस बल का सदस्य नहीं रहता तो ये प्रमाण पत्र वापस कर दे, और नहीं वापस करता तो पुनः धारा 28 के तहत ये भी दंड का भागी होगा। दंड की मात्रा रट कर जाइए, 200 रुपये तक का जुर्माना या 6 माह तक का कारावास या दोनों। तो 8 और 8A, 8 में सामान्य पुलिस वालों को प्रमाण पत्र कौन देता है, सतर्क रहना है, डीजीपी, आईजी या इनके द्वारा प्राधिकृत। 8A में किसको प्रमाण पत्र, जो नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस वाले हैं, कौन देगा, डीजीपी नागरिक उड्डयन या राज्य सरकार, डीजीपी द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति। और नहीं लौटाएंगे तो याद रखिए इन दोनों की पूरक धारा कौन है, आपका माने 28। तो इतना रोका जाए भाई, क्योंकि शुरुआती दौर में भूमिका में एविडेंस